जुडिशरी को एज अ टूल इस्तेमाल किया गया नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए। सिसिलियन माफिया और गॉडफादर तो जस्टिस आसिफ खोसा साहब खुद थे कि अगर इस मुल्क को मुश्किलात से कोई शख्स निकाल सकता है, बहरान से निकाल सकता है, दहशतगर्दी से निकाल सकता है, बेरोजगारी से निकाल सकता है, मुल्क के अंदर महंगाई कोई खत्म कर सकता है, तो उसका नाम सिर्फ नवाज शरीफ है। फलाना हीरो है, किसी की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, उसका भी जो जनाजा निकला है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। जितनी ज्यादा सख्त मुश्किलात थी उसका हल सिर्फ एक शख्सियत के पास है जिसका नाम नवाज शरीफ था। मुल्क के अंदर जो हालात हैं, पिछले 1 साल से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कोएलिशन गवर्नमेंट के साथ मिलकर मुल्क की माशी तबाही, मुल्क की बदहाली, बेरोजगारी, दोबारा से लोड शेडिंग और दोबारा से दहशतगर्दी जो मुल्क के अंदर पिछले 4 साल नालायकों, नाअहलों, चोरों के टोले ने, साजिशी किरदारों ने जो मुल्क के साथ किया, उसकी कड़ी सिर्फ ये पिछले 4 साल जब एक नालायक, नाअहल फॉरेन एजेंट के प्रोजेक्ट को कामयाब करके कुछ साजिशी किरदारों ने मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, ये सिर्फ 4 साल की कहानी और किस्सा नहीं है। इसकी शुरुआत जो है वो 2013 में शुरू हो चुकी थी। आपको याद होगा कि 2013 में मुल्क के अंदर महंगाई, दहशतगर्दी, एनर्जी का बहरान, तवानाई का बहरान, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी, मुल्क डिफ़ॉल्ट के नहज के ऊपर। और उस वक़्त अगर कोई ये समझ गया कि इस मुल्क की जो मुश्किलात हैं और जितनी ज़्यादा सख्त मुश्किलात थी, उसका हल सिर्फ एक शख्सियत के पास है जिसका नाम नवाज शरीफ था। और नवाज शरीफ को पाकिस्तान की आवाम ने वोट देकर, उनके ऊपर एतमाद करके, उनको इस मुल्क का तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म उन हालात में बनाया जब पाकिस्तान एक मुश्किल दौराए से गुजर रहा था। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ये बात समझ चुकी थी कि अगर इस मुल्क को मुश्किलात से कोई शख्स निकाल सकता है, बहरान से निकाल सकता है, दहशतगर्दी से निकाल सकता है, बेरोज़गारी से निकाल सकता है, मुल्क के अंदर महंगाई कोई ख़त्म कर सकता है, तो उसका नाम सिर्फ नवाज शरीफ है। और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बुनियाद अगर किसी शख्स ने रखी तो वो भी नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ ने तमाम सूबों में जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स थीं, जो मेजॉरिटी जीती हुई जमातें थीं, उनको हुकूमत बनाने के का मौका दिया। ये पाकिस्तान की आवाम को समझना पड़ेगा। ये जो आज एक तासुर है कि कोई फलाना हीरो है, किसी की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, उसका भी जो जनाजा निकला है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। वो तमाम चीज़ें आज नौजवानों को जो 2013 में शायद छोटे थे, उनको शायद याद ना हो कि 2013 के जो हालात थे, उन तमाम हालात को जिनको मैंने अभी आपको गिनवाया, उसको रिवर्स 2013 में नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म आकर 2-3 सालों में वो तमाम चीज़ें रिवर्स हो गई थीं। ये जिस मंसूबे का जिक्र चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैंने जिक्र किया, यही शक्लें जो आज मुल्क जला रही हैं, यही शक्लें जो आज माशी तबाही मचा कर गई हैं, यही किरदार जो मुल्क के अंदर मुल्क को जला रहे हैं, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं, मुल्क की आवाम को, नौजवान को बेरोज़गार करके गए हैं, मुल्क को महंगाई के हवाले करके गए हैं, मुल्क की आवाम और नौजवानों के गले में बेरोज़गारी का फंदा डाल के गए हैं, मुल्क की मईशत को तबाह करके गए हैं। यही किरदार 2013 और 14 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को रोकने के लिए कंटेनर पर खड़े थे। आपको याद होगा, लेकिन शायद उन बच्चों को आज याद ना हो जो आज यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हैं। वो तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, वो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि एक शख्स कंटेनर पर खड़े होकर जब प्रेसिडेंट शी के आने की खबर आई कि सीपेक को लॉन्च करना है, सीपेक को शुरू करना है, तो यही शक्लें, यही किरदार, यही साजिशी किरदार, यही फितना और फसाद मचाने वाले किरदार मुल्क की तरक्की के खिलाफ कंटेनर के ऊपर खड़े थे और चढ़े हुए थे। उसी कंटेनर थे सिविल नाफरमानी की तहरीकों की कॉल्स देते थे।
इसी तरह मुल्क जलाने की कॉलें देते थे, फलानी डेट को फलानी मुल्क की शाहराह बंद कर देंगे, इसी तरह के नारे लगाते थे। ओए आईजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इधर डी चौक पे खड़े होकर मुल्क को जलाने की बात करते थे, मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से घसीटने की बात करते थे, इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े शलवारें लटकाते थे। क्यों? क्योंकि मुल्क में सीपैक आ रहा था, क्योंकि मुल्क के अंदर नौजवान का रोजगार आ रहा था, क्योंकि इस मंसूबे के तहत मुल्क के अंदर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स आके लोड शेडिंग खत्म हो रही थी। लेकिन नवाज शरीफ ने इस फितने, फसाद और साजिशों का मुकाबला करते हुए अपने विजन और मिशन के मुताबिक अवाम की खिदमत की। इस मुल्क से IMF का आज IMF के प्रोग्राम पे चीखना, रोना और पिटना डाला हुआ है। हमने तो नहीं लाया IMF का प्रोग्राम, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तो IMF के इस प्रोग्राम पे दस्तखत नहीं किए थे, नवाज शरीफ तो ये प्रोग्राम नहीं लेकर आया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इस प्रोग्राम के ऊपर साइन नहीं किया था। नवाज शरीफ ने, वो वाहिद वजीर आजम था जिसने IMF के वाहिद प्रोग्राम करके उसको खुदा हाफिज कहा था और इस मुल्क की मईशत को खुद मुख्तार किया था, इस मुल्क की मईशत को अपने पांव पर खड़ा किया था और IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करके मुल्क की तारीख का वाहिद और पहला IMF प्रोग्राम था और वाहिद वजीर आजम था जिसने कहा कि कर्जों की से निजात इस मुल्क को दिलानी चाहिए और मुल्क के नौजवान को खुद मुख्तार और मुल्क की मईशत को खुद मुख्तार होना चाहिए, सीपैक के जरिए होना चाहिए, मुल्क की माशी इस्तेहकाम के जरिए होना चाहिए, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के जरिए होना चाहिए, मुल्क के अंदर IT के जरिए होना चाहिए, ज़राअत के जरिए होना चाहिए, मुल्क की एक्सपोर्ट्स के जरिए होना चाहिए, अपने रिसोर्सेस के तई मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देना चाहिए। और वो करके दिखाया, सिर्फ नारे नहीं लगाए थे। जब 2013 में आए और 2016 तक 17 तक मुल्क के अंदर 14,000 मेगावाट बिजली बन चुकी थी, मुल्क के अंदर बिजली के मंसूबे लगकर लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी, मुल्क के अंदर सीपैक आकर प्रोजेक्ट शुरू होकर अवाम को रोजगार और कारोबार मिल रहा था, वो सम्राट आ रहे थे। मुल्क के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का जो सबसे बड़ा ऑपरेशन जो था ज़रबुल अज़ और रद्दुल फसाद, वो मुकम्मल होकर मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिल चुका था, मुल्क के डिफॉल्ट का जो खतरा था वो मुल्क की माशी इस्तेहकाम में तब्दील हो चुका था, मुल्क के अंदर महंगाई मुल्क की तारीख की सबसे कम तरीन सतह के ऊपर थी, मुल्क की तरक्की की शरह पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर थी। कौन कर रहा था? ये चेहरे, ये साजिशें, ये फ्रॉड शक्लें, ये चेहरे तो कंटेनर पर खड़े थे जो इन तमाम तरक्की के मंसूबों को रोक रहे थे। लेकिन एक वो शख्स जिसने अपना मिशन और अपना विजन सिर्फ मुल्क की तरक्की बनाया हुआ था, इतनी बड़ी खिदमत करने वाले के साथ इतनी बड़ी ज्यादती, ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कह रही, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं, ये वो जजेस कह रहे हैं, ये वो लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो ज्यादती थी, वो फैसला जो पानामा का फैसला अकामे में तब्दील हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले हो चुका था और जुडिशरी को एज अ टूल इस्तेमाल किया गया नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए। क्यों? इसलिए कि वो मुल्क की खिदमत कर रहा था, वो अवाम की महंगाई खत्म कर रहा था, वो रोजगार दे रहा था, वो कारोबार के मौके दे रहा था, वो दहशतगर्दी खत्म कर रहा था, वो अंधेरे खत्म कर रहा था, वो मुल्क को तरक्की दे रहा था, इसलिए वो आलमी तन्हाई खत्म कर रहा था। मुल्क की तारीख का सबसे जो पहला डिप्लोमेटिक जो सक्सेस थी वो सीपैक की सूरत में पाकिस्तान की अवाम ने देखी, दुनिया ने देखी। इसलिए यह साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि उस वक्त एक कठपुतली को लेकर उसको लेकर जिसने इस मुल्क को तबाह किया। और इससे पहले कि मैं आपको मजीद एक और चीज बताऊं, वो जरा क्लिप चलाएं जो रात को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकील
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी के सीनियर रहनुमा, और जिस वक्त पनामा और धांधली का जो तमाशा हो रहा था, ये गुफ्तगू हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा कर रहे हैं। इसी तरह की गुफ्तगू शेख रशीद साहब ने भी की थी, इसी तरह की गुफ्तगू एजाज शाह साहब ने भी की थी। इसी तरह के जो शवाहिद हैं वो तमाम लोग जो उस वक़्त इस पूरे केसेस का हिस्सा, जिनका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं था, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक था, कि पनामा को अकामा में तब्दील सिर्फ इस मुल्क के साथ फ्रॉड और साजिश और मुल्क की अवाम के साथ दुश्मनी करने के लिए नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। और उस वक़्त जिसका ये कह रहे हैं कि ये जो जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसको टूल बनाया गया, ये फैसला हो चुका था। और उसके अंदर उस वक्त जो पनामा का बेंच था, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, जो कहते थे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर, तो इस सूरत हाल में जिसकी गवाही दे रहे हैं हामिद खान साहब, तो सिसिलियन माफिया और गॉड फादर तो जस्टिस आसिफ खोसा साहब खुद थे और खुद नजर आ रहे हैं, कि जिन्होंने मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को, जो मुल्क को क्या कर रहा था, उनको नजर नहीं आ रहा था आसिफ खोसा साहब को कि सीपैक आ रहा है, महंगाई खत्म हो रही है, बिजली के मंसूबे बन रहे हैं, दहशतगर्दी खत्म हो रही है, तरक्की हो रही है, अवाम को, नौजवान को रोजगार मिल रहा है, आलमी तन्हाई खत्म हो रही है, मुल्क एक तरक्की की राह के ऊपर, डगर के ऊपर चल रहा है, मुल्क के तरक्की के सम्राट अवाम को पहुंच रहे हैं, जिनको रोजगार और कारोबार मिल रहे हैं। आसिफ खोसा साहब को यह नजर नहीं आ रहा था। तो फिर आसिफ खोसा साहब, आप उस वक्त उस कुर्सी पर बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो आप जब सिसिलियन माफिया और गॉड फादर उस शख्स को कह रहे थे जिसकी गवाही ये लीगल फटर्निटी के रहनुमा, इमरान खान के सीनियर रहनुमा, पीटीआई के सीनियर रहनुमा उसकी गवाही दे रहे हैं, तो फिर सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कौन हुआ? फिर वो जस्टिस आसिफ खोसा साहब हुए, जो इस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे, जो काली भेड़ें उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी, जिस अदारे के अंदर वो काली भेड़े मुल्क के खिलाफ, ये नवाज शरीफ के तो खिलाफ साजिश हो गई, वो एक शख्स था ना, वो एक शख्स था जिसके खिलाफ आपने साजिश की, वो तो घर चला गया। ना उसने इमारत जलाई, ना शोधा की यादगारें जलाई, ना सड़कें जलाई, ना मेट्रो जलाई, ना दरख्त जलाए, ना मुल्क को आग लगाई, ना मुल्क को 4 हिस्सों में तकसीम करने की बात की, वो एक शख्स तो घर चला गया। इस मुल्क के साथ क्या हुआ? इस मुल्क की अवाम के साथ क्या हुआ?